Hello students, welcome to All About Civil. Soil Pollution, Environmental Studies. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हाउ कैन सॉइल पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड, कि सॉइल पॉल्यूशन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, जिसमें कि 4 थे: एक्सकेवेशन एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉल्यूटेड सॉइल्स टू रिमोट अनहेबिटेड लोकेशंस, यानी कि अगर किसी भी एरिया में सॉइल पोल्यूशन है तो उस सॉइल को हम वहाँ से हटाकर किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दें, और ऐसे एरिया पर जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं और वो रिमोट एरिया यानी कि शहर से दूर का एरिया है। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा काम हम कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स वाया थर्मल रेमेडिएशन। थर्मल रेमेडिएशन यानी कि हम वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ जितने भी कंटामिनेशन प्रेजेंट होगी वो इवेपोरेट होने लगेगी, वेपर फॉर्म में आ जाएगी, भाप बन जाएगी ना। तो जैसे ही भाप बनेगी तो हम वहाँ पर एक थर्मल वेपर एक्सट्रैक्शन लगा लेंगे, यानी कि जितने भी वेपर्स बनेंगे वो उन सबको इकट्ठा कर लेगा और इकट्ठा करके कहीं और ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हम कर सकते हैं वेपर एक्सट्रैक्शन से। 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट है बायो रेमेडिएशन या फाइटो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं किसी भी सॉइल को डीकंटामिनेट करने के लिए, यानी कि जो भी सॉइल है जिसके अंदर कंटामिनेशन प्रेजेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम वो कंटामिनेंट्स को उसमें से हटा देते हैं और वो सॉइल एकदम प्योर हो जाती है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद हम लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। और दूसरा है फाइटो रेमेडिएशन। जब हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तब उन सबको रिमूव कराते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइटो रेमेडिएशन। एंड लास्ट हमारे पास है माइक्रो रेमेडिएशन। It involves the use of fungi for the accumulation of heavy metal contaminants. माइक्रो रेमेडिएशन क्या है, जब हम फंजाई का यूज़ करते हैं किसी भी कंटामिनेशन को हटाने के लिए। सॉइल में बहुत सारा कंटामिनेशन है, पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन को हटाने के लिए हम उसमें फंजाई ऐड कर देते हैं। अब फंजाई ऐड हुई तो जितना भी कंटामिनेशन था फंजाई ने वो सब कंज्यूम कर लिया, यानी कि खा लिया। तो अब इससे क्या होगा, जितना भी कंटामिनेशन था अब वो तो फंजाई के अंदर चला गया, फंजाई को हम बाद में हटा सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर जो थे वो ख़त्म हो गए। जो भी कंटामिनेशन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या मेटल था वो सब हट गया। तो जनरली हम जब फंजाई यूज़ करते हैं वो हैवी मेटल्स के लिए करते हैं, हैवी मेटल्स को किसी भी सॉइल से हटाने के लिए। तो हमने ये 4 मेथड्स पढ़ लिए हैं कि कैसे हम सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द की कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि हम सॉइल पॉल्यूशन जो देख रहे हैं इसके कारण क्या है, क्या क्या मेन कारण है। क्योंकि छोटे मोटे कारण जैसे कि हम लैंड पर कुछ भी डाल देते हैं, वेस्ट डाल देते हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, तो वो तो सबको पता है। लेकिन जो मेन कारण है कि किन किन कारणों से ज़्यादा लेवल पर सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है, तो अब हम वो स्टडी करेंगे। सम कॉमन कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर लिस्टेड बिलो। जो मेन है कॉमन कॉजेज वो यहाँ पर लिखे हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट होता है, अब चाहे वो केमिकल की फॉर्म में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जब ऐसा वेस्ट मटेरियल हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं मतलब प्रॉपर जगह पर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसको रिसाइकलिंग के लिए नहीं भेजते हैं, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ। अगर वो ऑर्गेनिक है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे ही रह गया। तो अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल है
इंडस्ट्रियल वेस्ट का। इंडस्ट्रीज आर बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मेन कारण है सॉइल पॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए और सॉइल पॉल्यूशन कॉज करने के लिए। क्यों? अब इसके दो कारण हैं। या तो उनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि कुछ सिस्टम नहीं है कि वेस्ट को कहाँ पर भेजना है और किस तरीके से ट्रीट कराना है, तो ये सब इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, उनका मैनेजमेंट सही नहीं है। और दूसरा, डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, या फिर उनको जो भी वेस्ट उनका हो रहा है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कूड़ा हो, वो प्रॉपरली उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं। तो दो बातें हैं। इंडस्ट्री क्यों है मेन? क्योंकि एक तो उनका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है और दूसरा वो टॉक्सिक वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज सबसे मेन है सॉइल पॉल्यूशन को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है एक्सेसिव एंड इनएफिशिएंट यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर उनका एक्सेसिव यूज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और एकदम बढ़िया प्लांट्स उगेंगे। तो एक्सेसिव अगर हम यूज़ कर रहे हैं और इनएफिशिएंट मीन्स जितना ज़रूरत है उतना एफिशिएंसी नहीं दे रहे हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं जितना कि प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे भी ज़्यादा हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो या तो एक्सेसिव कर रहे हैं हम, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का, या फिर इनएफिशिएंट यूज़ हम कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का। द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मेक्स extensive use of chemical fertilizers and pesticides for the growth and maintenance of crops। अब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो क्यों बनाते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स? जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो पाए और प्लांट की मेंटेनेंस अच्छे से हो पाए। मेंटेनेंस यानी कि टाइम टू टाइम जो जो उसको रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो उससे उसकी मेंटेनेंस होती रहे। However, excessive and inefficient use of these toxic chemicals can seriously contaminate the soil। जबकि अगर हम इनको एक्सेसिव यूज़ करें या फिर इनएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉइल कंटामिनेट हो जाती है, यानी कि एक सीरियस लेवल पर कंटामिनेशन सॉइल के अंदर हो जाता है। पहला हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो सबसे मेन है सॉइल पोल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कराते हैं इंडस्ट्रीज़ वाले, और दूसरा इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो इंडस्ट्रीज़ एक रीज़न है। दूसरा रीज़न हमने देखा है कि एक्सेसिव एंड इनएफिशिएंट यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जब हम एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सॉइल पोल्यूशन का एक कारण हुआ। एक बार रीड करो दोनों पॉइंट्स।
ओके, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और डीजल स्पिल्स। अब आपने बहुत सुना होगा कि पेट्रोलियम और डीजल स्पिल हो गया, यानी कि वो लीक हो गया और फैल गया। तो इससे पेट्रोल और डीजल स्पिल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लीक्स इन फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स कैन कॉज फ्यूल स्पिल्स। अगर इन पाइप के अंदर लीकेज होता है, पेट्रोलियम या डीजल के पाइप के अंदर, तो इससे क्या होता है, फ्यूल स्पिल्स बोलते हैं हम इसको, कि फ्यूल स्पिल हो गया, फैल गया। These fuels are known to contain toxic hydrocarbons which can cause soil contamination. अब ये नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो 4 मेन कंपोनेंट थे जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन किन किन कारणों से है, तो हाइड्रोकार्बन की वजह से जो पॉल्यूशन था वो सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा नुकसान हाइड्रोकार्बन्स कर रहे थे। तो अब यहाँ पर पेट्रोलियम और डीजल स्पिल हो जाते हैं, तो ये सॉइल पोल्यूशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, और ये हाइड्रोकार्बन सॉइल पोल्यूशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो देखो, की कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी कि सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या मेन कारण है। तो सबसे पहला, लार्ज लेवल पे कौन कर रहा है? हम तो अगर डिस्पोज कर दिया, प्लास्टिक फेंक दिया, तो छोटे लेवल पे पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन ये भी है, लेकिन ये छोटे लेवल पर है। बड़े लेवल पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी, वहाँ से कितना सारा रॉ मटेरियल, कितना सारे केमिकल्स, अगर वो वेस्ट भी हैं तो भी उनकी क्वांटिटी या अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये वेस्ट होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है एनवायरनमेंट पर, और सॉइल बहुत हाई लेवल तक पोल्यूट हो जाती है। तो इंडस्ट्री को हमने सबसे मेन माना है कि इंडस्ट्री में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ साथ टॉक्सिक वेस्ट जो हो रहा है वहाँ पर, उसको वो डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, तो इससे लैंड पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा हमने देखा था एक्सेसिव एंड इनएफिशिएंट यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स का, या फिर इनएफिशिएंट यूज़ है, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, और जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं कर रहे हैं, तो ये इनएफिशिएंट यूज़ हुआ। तो इस तरीके से अगर हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र्स, यानी कि कीटनाशक और फर्टिलाइज़र्स का हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी सॉइल पॉल्यूशन को बढ़ाता है। और लास्ट हमने पढ़ लिया पेट्रोलियम और डीजल स्पिल्स, यानी कि इसके अंदर, पेट्रोलियम और डीजल के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, और जब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हाइड्रोकार्बन सॉइल पोल्यूशन को बहुत बढ़ाते हैं। अगर हम सॉइल पोल्यूशन पूरा देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सॉइल पोल्यूशन हुआ है वो हाइड्रोकार्बन के कारण हुआ है। तो यहाँ हमारे की कॉजेस क्लियर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ये रीड करने के लिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सॉइल पोल्यूशन हुआ है तो सॉइल पोल्यूशन का ह्यूमन की हेल्थ पर क्या असर हमें देखने को मिल सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि किस चीज़ का क्या नेगेटिव इम्पेक्ट है, क्या उसका नेगेटिव प्रभाव है, तब तक हम उसको वेस्ट करते रहेंगे और कीमत नहीं समझेंगे। तो अब जब आप पढ़ोगे कि क्या क्या होता है, हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि कितनी सारी डिसीजेस सॉइल पॉल्यूशन से होती हैं, कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस, और कैंसर तक का खतरा हो जाता है। कितनी सीरियस डिसीजेस हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको समराइज करेंगे कि क्या क्या प्रभाव हैं। द कंटामिनेंट्स फाउंड इन पॉल्यूटेड सॉइल कैन एंटर ह्यूमन बॉडीज through several channels such as the nose, the mouth और the skin। अब जितने भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर, पॉल्यूटेड सॉइल के अंदर,
वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग चैनल से यानी कि अलग अलग रास्तों से आ सकते हैं। जैसे कि अगर हमने सांस लिया तो हमारे नोज़ के थ्रू, नाक के थ्रू अंदर चले गए। माउथ के थ्रू अगर हमने कुछ ऐसा पानी पी लिया है या फिर कुछ ऐसा कंटामिनेटेड खा लिया है तो ये माउथ के थ्रू भी जा सकते हैं, और स्किन के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो नोज़, माउथ और स्किन तीनों के रास्ते से ये हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। एक्सपोजर टू सच सॉइल कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हेडेक्स, कफिंग, चेस्ट पेन, नोजिया एंड द स्किन या आई इरिटेशन। अगर हम ऐसे एरिया में जहाँ पर सॉइल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं तो ऐसे एरिया में शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए जाते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए गए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए गए, तो इस शॉर्ट टर्म से हमारी हेल्थ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हमें हेडेक हो सकता है, बहुत बार हेडेक होता है, हम समझ नहीं पाते क्यों। हो सकता है रीज़न सॉइल पोल्यूशन हो, हेडेक हो सकता है। कफिंग, चेस्ट पेन, सीने में जो दर्द होता है, कफ होता है। नोजिया, घबराहट। स्किन में खुजली, आई इरिटेशन यानी कि आँख में दर्द होना, आँख खुजली, इरिटेशन। तो ये सब कुछ चीज़ें सॉइल पोल्यूशन में, अगर हम सॉइल पोल्यूशन वाले एरिया में अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए रह रहे हैं तो हमें ये सब कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड सॉइल कैन लीड टू डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन्स। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर का मतलब होता है बहुत लंबे समय के लिए। सपोज़ हमारा घर ही ऐसे एरिया में है जहाँ पर सॉइल पोल्यूशन है, या फिर हमारा वर्क प्लेस जहाँ हम काम करते हैं रोज़ वो ऐसे एरिया में है जहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म तक उसमें रहें या फिर कुछ ऐसा हम खा रहे हैं जिसमें लैंड पॉल्यूशन का कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है, कोई ऐसी क्रॉप खा रहे हैं हम, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सॉइल पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं तो इससे क्या होता है, इससे डिप्रेशन तक हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जिस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। अगर हमारा माइंड कंट्रोल्ड रहता है तो हमारे एक्शंस कंट्रोल रहते हैं, यानी कि हमें कब चलना है, कब रुकना है, और अगर कुछ गर्म है तो हमें हाथ हटाना है, पलकें झपकनी है, तो ये सब कुछ चीज़ें, ये सब आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर हम लॉन्ग टर्म तक ऐसे एरिया में रह रहे हैं तो डिप्रेशन हो सकता है, यानी कि तब मानसिक तनाव, डिप्रेशन हो सकता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सोचने समझने की शक्ति और कंट्रोल सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, तो वो वहाँ पर दिक्कत कर सकता है। और साथ में डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जिनके बिना अगर कुछ फेल हो जाता है तो इंसान की बॉडी नहीं सर्वाइव कर पाती और इंसान की डेथ हो जाती है। जैसे किडनी, जैसे कि हार्ट, जैसे लंग्स। तो ये सब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये। तो डिप्रेशन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है, और वाइटल ऑर्गन जो ऑर्गन्स हैं वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूटेड सॉइल्स हैज़ ऑल्सो बीन लिंक्ड टू कैंसर इन ह्यूमन्स। और अगर हम लॉन्ग टर्म तक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर पॉल्यूटेड सॉइल है, अब वो किसी भी तरीके से हो, अगर हम वहाँ पर रह रहे हैं तो हमें कैंसर होने के खतरे भी हो सकते हैं। कैंसर का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमने देख लिया है यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जैसे कि हेडेक्स, कफिंग, चेस्ट पेन, नोजिया या स्किन और आई इरिटेशन, ये हो सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म तक रह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है, और जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, इनमें भी दिक्कत आ सकती है। और साथ में लॉन्ग टर्म में रह रहे हैं तो हमें कैंसर भी फेस करना पड़ सकता है। तो आप ये पैराग्राफ रीड करो एक बार।
ओके, तो ह्यूमन हेल्थ पर सॉइल पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कंटामिनेंट्स दैट पॉल्यूट सॉइल। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया कि कंटामिनेशन होता है, कंटामिनेशन है। तो कंटामिनेशन क्या है? अगर ये सब कुछ जो नीचे पॉल्यूटेंट्स लिखे हैं, अगर सॉइल के अंदर ये सब प्रेजेंट है तो सॉइल को हम बोलते हैं कि सॉइल कंटामिनेटेड है। पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। लेड, सेकंड आर्सेनिक, निकल, मरकरी, कॉपर, जिंक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पीएच। तो अगर लेड प्रेजेंट है सॉइल के अंदर तो ये भी सॉइल के लिए हार्मफुल है। आर्सेनिक भी प्रेजेंट है तो ये भी सॉइल के लिए हार्मफुल है। निकल प्रेजेंट है तो भी सॉइल के लिए हार्मफुल है। कॉपर, आप सोच सकते कॉपर भी, लेकिन अगर कॉपर एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सॉइल के लिए भी नुकसान कर रहा है। फिर जिंक भी ऐसे ही है, जिंक भी अगर प्रेजेंट है तो जिंक भी नुकसान कर रहा है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पीएच, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो रिंग की फॉर्म में होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो एक साइकिल बनी होती है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके और रिंग की फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो लेड, आर्सेनिक, निकल, मरकरी, कॉपर, जिंक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कंटामिनेंट्स की, कुछ कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, कंटामिनेशन हुआ है सॉइल का, तो कंटामिनेशन कब होता है? कंटामिनेशन तब होता है जब ये सब सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे ये एक हो, चाहे ये दो हो, चाहे ये 2-3 मिलके हो। तो अगर ये सब कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर तो सॉइल को हम मानते हैं कि सॉइल पॉल्यूटेड सॉइल है। हमारा एक टॉपिक रह गया बस, हाउ कैन सॉइल पॉल्यूशन बी अवॉइडेड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर एनवायरमेंटल रेमिडिएशन प्रोसेस, जैसे अभी हमने 4 प्रोसेस पढ़े थे कि किस किस टाइप से हम अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और सॉइल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने डिस्कस कर लिया है कि ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव है और मेन कारण क्या है सॉइल पॉल्यूशन के, और कुछ कंटामिनेंट्स पढ़ लिए हैं कि अगर जो प्रेजेंट होते हैं तब हम सॉइल को बोलते हैं कि सॉइल पॉल्यूटेड है, नहीं तो सॉइल पॉल्यूटेड नहीं होती, क्योंकि यही कंटामिनेंट्स जो प्रेजेंट हैं, सॉइल पॉल्यूटेंट्स जो प्रेजेंट हैं सॉइल में, यही सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। लेड, आर्सेनिक, निकल, मरकरी, कॉपर, जिंक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 कंटामिनेंट्स हमने स्टडी किए हैं। ओके, थैंक यू।